धीरे धीरे विचारों को डीप में जाएंगे, लेकिन अगर मोटे तौर पे समझें तो राज्य का उद्देश्य एक ही होता है। जो एक शब्द में अगर बताएं तो वो यही होगा कि राज्य का उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाए, विकासशील बनाए, यानी एक तरह से राज्य के द्वारा व्यक्ति का विकास करना। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे प्लेटो और अरिस्तु ने भी कही है कि प्लेटो और अरिस्तु का ये विचार है कि राज्य का उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर और संपन्न बनाना है। ठीक है ना। सुंदर तभी होगा जब वह अपने सभी व्यक्ति है वो अपना खुद का कह सकते हैं समाज का पूर्ण विकास कर सके, तभी वो सुंदरता के तौर पे होगा। ठीक है ना। तो राज्य को यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन को सुंदर और संपन्न बनाना। ठीक है ना। सुंदर और संपन्न व्यक्ति तभी होगा जब उसका पूर्ण विकास हो जाएगा। ठीक है ना। वह बेरोजगार नहीं रहेगा, उसके लिए पर्याप्त रूप में सभी साधन है, ठीक है ना, जीवन यापन के लिए उपलब्ध होंगे। तो यह एक तरह से व्यक्ति का ये क्या कहते हैं जीवन सुंदर करने का कार्य है। वो उद्देश्य किसका होगा? राज्य का होगा। ठीक है ना। तो ये राज्य के उद्देश्य के तौर पे हम शॉर्ट में ही समझ सकते हैं। ठीक है ना। और ये विचार प्लेटो और अरिस्तु ने दिए हैं। प्राचीन भारतीय विचारधाराओं के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या माना जाता था? आत्म प्राप्ति, यानी मन आत्मा की शुद्धि, अपने खुद के उद्देश्य कह सकते हैं, अपने विचारों को अपने अंदर पनपाना, यानी आत्म प्राप्ति। ठीक है ना। दूसरे तौर पे क्या है कि व्यक्तित्व को विकासशील बनाना, व्यक्ति को अपने खुद में उन्नति कर सके, विकासशील बन सके। तो ये विचारधारा भारतीय विचारधारा में ये माना जाता है कि राज्य का उद्देश्य क्या होगा? व्यक्तित्व को उन्नति करना, यानी व्यक्ति का विकास करना। तो एक तरह से दोनों के विचार यहाँ पे कॉमन ही लग रहे हैं। दोनों ही क्या चाहते हैं कि यूनानी विचारक और भारतीय दोनों का लक्ष्य क्या है कि व्यक्ति का विकास करना। ठीक है ना। तो आगे देखिए, आधुनिक काल के विद्वानों द्वारा भी राज्य के उद्देश्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। ये विचार अलग अलग हो सकते हैं, तो हम वो देखते हैं। जैसे लॉक के अनुसार देखते हैं कि लॉक ने क्या माना है। तो लॉक के अनुसार राज्य के क्या उद्देश्य हैं, राज्य क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो वो देखिए, लॉक के अनुसार राज्य का जो उद्देश्य वो है मानव समाज का कल्याण और संपत्ति की रक्षा। मानव समाज का विकास और उसकी संपत्ति की रक्षा करना है। तो ये जो विचार दिए हैं, ठीक है ना, यानी लॉक के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानव समाज का विकास करना, ठीक है, और उनकी संपत्ति की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना, ठीक है ना। तो ये राज्य का उद्देश्य होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? लॉक ने कहा है, लॉक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मानेंगे। तो ऐसे ही यही विचार कौन या किस विद्वानों ने दिए हैं? तो डॉल्सनडॉर्फ, विलोबी, गार्डनर, ठीक है ना, इन्होंने भी यही विचार दिए। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि इसके अलावा और भी हैं, ठीक है ना, गार्डनर, ठीक है ना, डॉल्बी, और एक अन्य विचारक है विलोबी। ठीक है ना। दो अन्य विचारक ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो ये भी लॉक के विचार से सहमत हैं। जो लॉक ने कहा कि राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व का, मानव जीवन का विकास और उनकी संपत्ति की रक्षा करना। तो इसी विचार से सहमत
गार्नर विलोबी भी हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं तो ब्लंटस्ली की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ब्लंटस्ली की बात करें तो उसने क्या क्या है, ब्लंटस्ली ने राज्य की प्रत्यक्ष और परोक्ष उद्देश्यों में अंतर करते हुआ है, यानी यहाँ पे ब्लंटस्ली ने राज्य की उद्देश्यों की दो तरह से डिवाइड किया है। एक तो क्या है, प्रत्यक्ष रूप में राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, दूसरा परोक्ष रूप में डायरेक्टली राज्य का उद्देश्य और इनडायरेक्टली राज्य का क्या उद्देश्य है। तो वो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो ये आपकी समझना है कि राज्य के उद्देश्य को ब्लंटस्ली के अनुसार राज्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप और दो रूप में उसके उद्देश्य बताया कि डायरेक्टली उसका क्या उद्देश्य होगा और इनडायरेक्टली वो क्या उद्देश्य लेके चलता है। तो देखिए, तो प्रत्यक्ष रूप में राज्य का उद्देश्य राष्ट्र शक्ति का विकास करना, राष्ट्र शक्ति का तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्य का ये उद्देश्य रहेगा, कार्य करने से पहले राज्य का उद्देश्य ब्लंटस्ली के अनुसार ये रहेगा प्रत्यक्ष रूप में कि राष्ट्र शक्ति का विकास करे, राष्ट्र को और शक्तिशाली बनाए, ठीक है ना। समृद्धशील बनाने के लिए राष्ट्र को यहाँ पे और शक्ति संपन्न बनाने की जो यहाँ पे कह सकते तवज्जो दी है वो है ब्लंटस्ली। ब्लंटस्ली ने प्रत्यक्ष रूप में ये माना है कि राज्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, राष्ट्र को और शक्तिशाली बनाना, ठीक है ना। ये यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में ये उद्देश्य माना है इसने। और अप्रत्यक्ष रूप में ब्लंटस्ली ये कहता है कि राज्य का उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप में ये होना चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्लंटस्ली के जो विचार है वो आपको ध्यान रखना है कि इसने राज्य के उद्देश्य को यहाँ पे दो तरह से बताया कि प्रत्यक्ष रूप में इसका उद्देश्य क्या होगा, यानी जो महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे प्रत्यक्ष को दिया गया है, फिर अप्रत्यक्ष रूप में है यानी परोक्ष रूप में है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ठीक है ना। तो ये तो हमने विद्वानों के विचारों को यहाँ पे राज्य के उद्देश्य के माध्यम मतलब उद्देश्य क्या होना चाहिए वो विद्वानों के विचार यहाँ पे हमने समझे हैं और यहाँ पे आप भी समझ गए होंगे। तो अब हम इनको कुछ एक पॉइंट है कि राज्य के उद्देश्य क्या होने चाहिए, ठीक है ना। ये तो हम इनके विद्वानों के विचारों के अनुसार उद्देश्य को समझा है। कुछ एक पॉइंट और भी हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में फिर इतना ही पर्याप्त नहीं होता है राज्य के उद्देश्य को यहाँ पे समझाने के लिए, उत्तर देने के लिए। तो इससे आगे क्या है इसके मैं उद्देश्य को वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो सामान्य धारणा के अनुसार राज्य के निम्न उद्देश्य हैं, यानी और उद्देश्यों की अब जैसे हम बात करें, जैसे पहला हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि राज्य का उद्देश्य और क्या होना चाहिए। जैसे हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा है कि विद्वान है वो अपने अनुसार उनके विचारों में क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सामान्य धारणा में ये समझेंगे कि सामूहिक हित के कार्यों का संपादन करें,
तो देखिए राज्य का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह क्या करे, ऐसे कार्य करे, यानी उसका उद्देश्य पहले यही होना चाहिए कि वह राज्य के अंदर ऐसे कार्य करे जिससे क्या हो, लोगों का सामूहिक, ठीक है ना, सामूहिक, यहाँ पे इस वर्ड को यहाँ पे देख लेते हैं, सामूहिक, यानी सभी हित में, यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूरे जो मानव वंश है उन सभी का हित होना चाहिए। हित होना चाहिए का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम पूरे एक व्यक्ति के समाज को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो राज्य के अंतर्गत जितने पूरा समाज होता है जिसमें व्यक्ति होते हैं तो उनका समूह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राज्य का उद्देश्य ये बताया गया है कि सामूहिक हित, समूह के रूप में हित, यानी कह सकते हैं वॉयल पूरे को पूरा माना जाए तो सामूहिक हित के कार्यों का संपादन करिए, ऐसे कार्यों को करना चाहिए उसे जिससे क्या हो, सभी लोगों का हित हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सामूहिक हित, यानी कह सकते हैं कि उनका विचार भी होना चाहिए कि सबका कल्याण हो, ऐसा उद्देश्य उसे रखना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही वह क्या करे, अपने कार्यों का संपादन करें यानी पूर्ण करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इस तरह से क्या कार्य हो सकते हैं, सामूहिक हित में राज्य के क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है यातायात, डाक व्यवस्था, मुद्रा चलन, उद्योगों की स्थापना आदि ऐसे कार्य हैं जिनका संपादन राज्य के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। यानी ऐसे कुछ कार्य हैं जो कह सकते राज्य ही करे तो अच्छा रहता है। तो ऐसे कार्यों को हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, सामूहिक हित के कार्यों की बात करें, ठीक है ना, तो यातायात, यातायात संचालन, दूसरा बात करें मुद्रा चलन, डाक व्यवस्था, ठीक है ना। मोटे मोटे ऐसे कोई कार्यों का यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके होने से, यानी इनके कार्यों को करने से की जिम्मेदारी राज्य की होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे पहला एक तरह से उद्देश्य है सामान्य धारणा में, वो ये है कि राज्य का यहाँ पे उद्देश्य है वो सामूहिक हित होना चाहिए, मतलब सभी का हित हो, ऐसे ही उद्देश्य को लेकर राज्य को चलना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग वह सामूहिक रूप में क्या कर सकता है। तो देखिए उनसे ऐसे आशा की जाएगी ऐसे कार्यों को करने की जिससे क्या हो, सभी का कल्याण हो, जैसे यातायात का संचालन करना, जैसे राजस्थान के रोडवेज बसेस है, तो ये व्यवस्था है वो राज्य की सरकार कर रही है, यानी एक तरह से राज्य ही कर रहा है। तो अलग अलग व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, वो राज्य के द्वारा ही किया जाना सही रहता है। दूसरा मुद्रा, यानी पैसों का जो चलन है, किस तरह से मुद्रा की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जो वैल्यूज है इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मुद्रा चलन का जो बाहर यानी कार्य है वो राज्य के द्वारा ही किया जाना चाहिए। डाक व्यवस्था है, ठीक है ना, ये भी सेंट्रलाइज ये व्यवस्था है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। और बड़े बड़े उद्योग हैं, उनके प्रचलन और कार्य की जो रूपरेखा हैं, ऐसे बहुत से कार्य हैं, तो ये कार्य वो करने की अपेक्षा किससे की जाए तो बेटर रहेगा, राज्य से। तो ये उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है कि राज्य को सामूहिक हित वाले कार्यों को करने के लिए ध्यान रहना चाहिए, यानी तत्पर रहना चाहिए। दूसरा यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं तो आपको नोट करते रहना है। जब भी ऑनलाइन क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो पेन और नोटबुक है वो आपको हमेशा कैरी रखना, मतलब साथ में रखना है, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो नोट करते रहिए। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि शांति व्यवस्था सुरक्षा की स्थापना। ठीक है ना, इस पॉइंट से ही यहाँ पे राज्य का ये उद्देश्य एकदम क्लियर हो गया होगा कि राज्य का यहाँ पे अन्य क्या उद्देश्य होना चाहिए कि शांति व्यवस्था रखना। क्या करना, शांति, ठीक है ना, यानी लोगों या राज्य में शांति बनाए रखना, क्योंकि शांतिप्रद समाज ही उन्नति के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर देखें जहाँ पे शोर शराबा या बहुत ज़्यादा अवसाद है या फिर कह सकते शांतिपूर्ण व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे हर तरह की अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो भी गड़बड़ा जाती हैं। तो राज्य का ये उद्देश्य रहना चाहिए कि वह शांति बनाए रखें राज्य के अंदर, साथ ही साथ सुरक्षा की स्थापना, ऐसे पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए राज्य के द्वारा जिससे व्यक्ति
अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा तभी वह अपना विकास भी कर सकता है। ठीक है ना। तो ये जो कह सकते उद्देश्य है राज्य का कि शांति व्यवस्था और सुरक्षा की स्थापना करना, ये राज्य का एक उद्देश्य रहना चाहिए जो वो कार्य रूप में पूर्ण करेगा। तो ये उद्देश्य को यहाँ पे हम देख रहे हैं। दूसरा उद्देश्य यहाँ पे समझ गए हैं। नेक्स्ट, राज्य का तीसरा उद्देश्य यहाँ पे देख रहे हैं, राज्यसत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मध्य सामंजस्य की स्थापना। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पे देखिए, ये राज्य का तीसरा यहाँ पे उद्देश्य जो यहाँ पे समझ रहे हैं हम, राज्यसत्ता और व्यक्तित्व स्वतंत्रता। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब होगा, व्यक्तित्व स्वतंत्रता यानी ये तरह से आपको क्या समझना है, व्यक्ति का मतलब यहाँ पे यही है कि यहाँ पे अलग अलग हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि एक तो राज्य में जो लोग रहते हैं, जो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है इसको वापस मैंने थोड़ा चेंज करके भी लिखा है, वैयक्तिक यानी व्यक्तियों की। ठीक है ना। ये ज़्यादातर ऐसे वर्ड भी आते हैं जिनका मीन्स हमें समझना है कि बहुत सारे व्यक्तियों को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि राज्यसत्ता और व्यक्ति यानी व्यक्तियों की स्वतंत्रता के मध्य सामंजस्य की स्थापना करना। तो जैसे हम ये इस पॉइंट को यहाँ पे समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जैसे राजा महाराजाओं का जो राज शासन होता था उसमें क्या होता था कि राजा की यानी जो राज्य की हुकूमत होती थी, हुकूमत यानी जो कह सकते हैं उसका पावर, वो इतना ज़्यादा होता था कि व्यक्ति अपने खुद के विचारों को बोल नहीं पाता था, यानी खुद के कुछ कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों को भी राज्य के सामने वो कह नहीं पाता था, डरा सहमा रहता था। तो इससे क्या होता है, राज्य बहुत हावी हो जाता है, तो फिर वहाँ के लोगों का जीवन है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, अपना विकास नहीं कर पाते, डरे सहमे रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, जो मैंने विचार दिया उससे यहाँ पे ये विचार है कि राज्यसत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य सामंजस्य होना चाहिए, यानी राज्य की जो सत्ता है, राज्य का पावर वो इतना हावी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इतना हावी नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाए। मतलब जैसे दो हम यहाँ पे पहलू को देखें तो एक ये होना चाहिए कि दोनों में सामंजस्य होना चाहिए कि व्यक्ति जो राज्य की सरकार है वो इतनी पावरफुल नहीं हो जाए कि व्यक्ति है वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करे। ठीक है ना। तो फिर राज्य का उद्देश्य क्या होगा कि राज्यसत्ता और व्यक्ति के लिए उनकी उन्नति के लिए उनको पर्याप्त अवसर दिए जाए। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, यानी दोनों को इक्वली ही समझा जाना चाहिए और राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि दोनों अपने अपने हिस्से की जो स्वतंत्रता है, कार्य है, उनको सहज रूप में कर सके। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे अंतिम उद्देश्य को हम यहाँ पे देख रहे हैं, राज्य के उद्देश्य को, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं मानवीय सभ्यता का विकास। तो देखिए यहाँ पे वस्तुतः जिस प्रकार राज्य के स्वरूप और संगठन में परिवर्तन होता है, स्वरूप में परिवर्तन, जिस जैसे हम बात करें कि पहले राज व्यवस्था थी, ठीक है ना, धीरे धीरे फिर पूंजीवादी व्यवस्था थी और वर्तमान में जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो राज्य का ये जो स्वरूप है वो परिवर्तित होता है। तो इस परिवर्तित यानी परिवर्तन वातावरण में, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरह से जो विचार है वो परिवर्तित होते हैं तो समाज परिवर्तन होता है, विचारधारा है वो महत्वपूर्ण रहती है यहाँ पे। तो साथ ही साथ विचारधाराओं के कारण राज्य के उद्देश्य संबंधित विचारों में भी परिवर्तन होते हैं। तो राज्य के उद्देश्य भी बदल जाते हैं। जैसी व्यवस्था होती है, जैसे राज व्यवस्था होती है तो वहाँ पे राज्य के उद्देश्य क्या होता है, राज्य को प्रमुखता देना, व्यक्ति को वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की सत्ता, स्वतंत्रता और समानता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है।
तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, परिवर्तन जब होता है तो उसमें राज्य के उद्देश्य भी परिवर्तित होते हैं। तो हमेशा उद्देश्य का जो कह सकते हैं मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखे, यानी विश्व स्तर पर जो राज्य हैं उन दोनों समानता बनाए रखने के लिए राज्यों को भी अपने प्रयास करने चाहिए कि वो विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय में शांति बनाए रखें, और मानव सभ्यता जो मानव का जो सभ्यता का जो विकास है उनको बढ़ाने में भी सहयोग देना चाहिए। तो इस तरह से हमने जैसे ये क्या कहते हैं उद्देश्य पढ़े हैं, राज्य के उद्देश्य, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जैसे हमने जो भी पढ़े तो ये राज्य के सब उद्देश्य हैं, ठीक है ना। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट हम ये कहें कि राज्य के उद्देश्य को एक शब्द में बताइए कि राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो राज्य का उद्देश्य लोकहित और लोक कल्याण, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है ना। इस एक पॉइंट से भी आपको ये पूरे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि राज्य का उद्देश्य क्या होगा, मतलब राज्य सबसे इम्पोर्टेंट कि वो कार्य करेगा उससे पहले इसके उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या सोच के वो ऐसी व्यवस्था बनाएगा। तो सबसे पहले आपके भी माइंड में होना चाहिए कि राज्य का उद्देश्य क्या होगा, लोकहित, यानी लोगों का हित है वो ध्यान में रखते हुए, लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही अपने उद्देश्य को बनाएं और इसी के अकॉर्डिंग कार्य करें, ठीक है ना। तो ये जो हमने हैं वो राज्य के उद्देश्य पढ़े हैं। इससे पहले साध्य और साधन के बारे में हमने समझ लिया होगा। तो अब इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉलेज में आकर संपर्क कर सकते हैं और हमसे रूबरू मिलकर हमारे साथ पास बैठ के समस्या का सॉल्यूशन है वो करेंगे। और इससे बने हैंड नोट भी हैं जो आपको यहाँ पे कॉलेज में उपलब्ध हो जाएंगे। और कुछ डाउट है तो आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम क्लास जो कंटिन्यू रहेगी उसमें राज्य के कार्य को पढ़ेंगे। थैंक यू।